हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र सर और आप सभी के साथ हो चुका हूं तैयार आज के शानदार सेशन में। अब आप सभी जो है हमारे साथ भी हो जाइए तैयार। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों फैट पर। फैट का मतलब होता है वसा। जल्दी से बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? जल्दी से, क्विक फास्ट। हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिए बच्चों, हमने प्रोटीन पढ़ लिए। अब हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है वसा। और आई होप कि आप वसा पर हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। जल्दी से बताइए क्या बच्चों आवाज वगैरह क्लियर है आप सभी की? तक मेरी आवाज पहुंच रही है? और अगर पहुंच रही है तो फिर बहुत मजबूती से पढ़ते हैं। चलो भाई फटाफट से तैयार हो जाओ। मुझे कर बाग की करी जद। आवाज वगैरह सब जा रही बच्चों, यस या नो? बोलो भाई, आवाज वगैरह जा रही, चित्र वगैरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलते काहे नहीं हो तुम लोग? और जब तुम लोग बोलोगे नहीं तो हम जवाब क्या पढ़ाएंगे तुम लोगों को? ऐसे ही बताइए बच्चे। जी भैया। तो बच्चों हमारी बात होनी है। अच्छा क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है ना? चलो फिर आज हम लोग बात करते हैं वसा पर कि क्या होती हैं वसाएं, कैसे क्या क्या चीजें इनमें देखने को मिलती हैं। आइए इन सभी मुद्दों पर आप सभी के साथ हो जाएगा हमारा डिस्कशन, ठीक है? चलो जी। देखिए बच्चों, आज का टॉपिक होगा वसा, या हम इसे बच्चों लिपिड बोलते हैं। लेकिन दोनों में मामूली मामूली सा अंतर है, या आप इन्हें आंग्ल भाषा में फैट कह सकते हो। ये बात ध्यान रखना। ये आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब सभी बच्चे एकदम से अपनी तैयारी बना ले मजबूती से, क्योंकि थोड़ा सा टफेस्ट टॉपिकों में से एक है। कठिन लगती है, बच्चे कहते हैं कि माँ साहब इसे कोई यार समझ में नहीं आती है। तो इस चीज का पूरा ध्यान रखेंगे कि हम इसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आपको इसको समझना है, ये ध्यान रखें, ठीक है? आपको बढ़िया ढंग से समझना है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को बेहतरीन ढंग से समझा देंगे, ठीक है? चल बच्चों देखो वसा है क्या। वसा चर्बीदार अम्ल और ग्लिसरॉल का मिश्रण है। पहले जी, एक एक पॉइंट को ऐसे धीरे से, पहले चूंकि परिभाषा बनाना है इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं सर ये जो वसाएं हैं, वसा है क्या? हम कह देंगे कि सर वसा चर्बीदार, वसा चर्बीदार अम्ल व ग्लिसरॉल का मिश्रण है। ग्लिसरॉल का क्या है सर? मिश्रण है। तो वसा चर्बीदार अम्ल व ग्लिसरॉल का मिश्रण है, ठीक है सर। इसकी संरचना, इसकी संरचना प्यारे बच्चों, ये भी संरचना में
तारबूज की तरह होता है। इसकी संरचना में ऑक्सीजन की मात्रा, इसकी संरचना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है सर। अच्छा, यही कारण है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बच्चों ये पानी में घुलनशील नहीं है। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त होता तो पानी में घुल जाता। ठीक है। दूसरी पॉइंट की बात यहाँ पर होगी कि इसमें यानी वसा में नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन तत्व नहीं पाया जाता। प्रोटीन में देखने को मिला था, मुख्य तत्व था, नहीं पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना। ये दिमाग में सेट रखना है कि सर लिपिड में नाइट्रोजन तत्व की प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये शरीर के निर्माण का काम नहीं कर सकता, केवल शरीर को ऊर्जा देने का काम कर सकता है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है। यहां पर हम एक पॉइंट लगाएंगे और यह लिखेंगे कि यह तारबूज की अपेक्षा 2.5 गुना 2/1/2 तारबूज की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक ऊर्जा व ऊष्मा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि सर यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज्यादा ऊर्जा दे रहा है। और वो ज्यादा ऊर्जा कितनी है सर? आंसर करना कि गुरुजी 2.5 गुना ज्यादा ऊर्जा इसके पास है। आप सबने पढ़ा कि सर 1 ग्राम वसा के टूटने से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ये बताओ, कार्बोहाइड्रेट तो 4 दे रहा था ना, तो 2 दूना 4 दूना 8, और 8 का प्यारे बच्चों 2 गुना देख लो, 2.5 गुना 9 गुना हो जाएगा। आपको यहाँ देखने को ये बात स्पष्ट रूप से मिल जाएगी कि सर ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऊर्जाएं अधिक दे रहा है। ओके, यानी इसके पास ऊर्जा का भंडार है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अगर हम ऊर्जा के रूप में इस कंपोनेंट का प्रयोग ज्यादा कर लेंगे तो हमारे शरीर की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। बोले क्यों? क्योंकि समस्या उत्पन्न हो रही है। कौन सी? वसा का जमाव होना शुरू हो जाएगा हमारे यहाँ धमनियों में, तो फिर उससे आपको दिक्कत मिलती है। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों की वसा पानी में अघुलनशील परंतु कार्बनिक विलायक का मतलब जो घोल सके वो विलायक है, जो घुल जाए वो विलेय है। परंतु कार्बनिक विलायकों जैसे बेंजीन हो गई, ठीक है, ईथर हो गई, ठीक है, अल्कोहल हो गई, ठीक है सर, एसीटोन हो गई, ठीक है सर, एसीटोन हो गई, आदि में घुलनशील है। आदि में क्या है? घुलनशील है। तो इनमें ये घुल जाती है। परंतु मेरे बच्चों ये आपको कभी भी पानी के साथ घुलने को नहीं मिलेगी। अच्छा, पानी में ना घुलने का कारण क्या है? सर पानी में ना घुलने का एक बड़ा कारण है कि इसमें ऑक्सीजन तत्वों की कमी का होना। अभी आगे हम इन चीजों को भी मेंशन करेंगे, क्योंकि इनकी संरचना पे जब हम आएंगे तो चीजों को डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिमाग में लगा देना। ठीक, अब आ जाओ मेरे बच्चों, कलर भी चेंज करूंगा पेन का, थोड़ा सा पिंक, हल्का सा पिंक कलर ले लूंगा। ठीक है। यही बात अगर बच्चों हम लिपिड की कर लें कि सर आपने लिपिड भी लिखा है, तो थोड़ा सा लिपिड को भी देखो। क्या है कि ये वसा जैसा ही पदार्थ है, परंतु लिपिड एक प्रकार के स्तर होते हैं। तो यहाँ लिखूंगा कि लिपिड एक प्रकार के
लिपिड एक प्रकार के स्टर होते हैं। एकदम घबराइए नहीं, अभी तो कंटेंट शुरू किया हूं। एक प्रकार के स्टर होते हैं, स्टर होते हैं। तो लिपिड एक प्रकार के स्टर होते हैं, ठीक है सर। और अगर ये सर एक प्रकार के स्टर हैं, स्टर होते हैं जो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से बनते हैं। अच्छा, वसा भी तो ग्लिसरॉल से बनती है सर? हाँ जी, बिल्कुल बनती है, जो ग्लिसरॉल व वसीय अम्लों से बनते हैं, वसीय अम्लों से बनते हैं। तो यह एक तरह के स्टर होते हैं सर, जो ग्लिसरॉल और वसीय अम्लों से मिल करके बनते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है, ये बात हमने स्पष्ट कर दिया बच्चों। अब मेरे बच्चों, हम यहां पर एक पॉइंट में ये लिख देंगे कि लिपिड का नाम, लिपिड का नाम लिपिड का नाम निम्न पदार्थों के लिए दिया गया है, निम्न पदार्थों के लिए दिया गया है। यानी ऐसे पदार्थ हैं ये जिनके लिए लिपिड दिया गया है। जैसे बच्चों वसा अम्ल के लिए हमने लिपिड कह दिया, ठीक है सर। वसा तेल हो गया, इसको आप लिपिड कह सकते हो, ठीक है गुरुजी। और आप किसे लिपिड कह सकते हो सर? फास्फोलिपिड को कह सकते हो, ठीक है सर, फास्फोलिपिड को कह सकते हो। और कोई है? जी बिल्कुल है, स्टेरोल है, लिपिड स्टेरोल है। इन सभी को मेरे बच्चों आदि कर लो भैया। हम लिपिड नाम दे सकते हैं कि जितने एस्टेरोल्स होते हैं वो लिपिड हैं, जितने वसा अम्ल हैं वो लिपिड हैं। क्लियर है जी? असिस्टेंट प्रोफेसर का साथ करवा देना। प्रिंसिप पेपर हो तो मेरे नंबर पे भेजना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला पेपर। आज हमने चूंकि ज़्यादा फ़ोन टच नहीं किया है, 36 65 64 40, जिसके पास भी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर होगा वो इस पर भेज देगा, ठीक है। हम कल के सेशन में उसको सॉल्व करा देंगे, या हो सकता है अभी रात में 9 बजे लाइव हो तो बहुत सारे क्वेश्चन को हम आज ही करवा देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है बच्चों कि वसा हमारे शरीर में, वसा हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत होती है। जिनके पास भी होगा, ऊर्जा का स्रोत होती है, स्रोत होती है। तो वसा हमारे शरीर में किसका स्रोत होती है सर? ऊर्जा का स्रोत होती है। और अगर सर ये वसाएं शरीर में ऊर्जा की स्रोत हैं तो एक चीज तो यहाँ से स्पष्ट हो गया है कि ऊर्जा की दृष्टि से इनका उपयोग भी करेंगे, ठीक है, होती है। दूसरे पॉइंट में हम ये बात लिख सकते हैं कि भारतीय भोजन में 10 से 30% तक यह ऊर्जा का योगदान देती है, ऊर्जा का योगदान देती है। अभी हम कंटेंट सेट कर रहे हैं, जान लेना, योगदान देती है। यानी बच्चों कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हम इसका उपयोग ऊर्जा की दृष्टि से बहुत अधिक नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि सर हम कार्बोहाइड्रेट की दृष्टि से इसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बात हो गई कि भारतीय भोजन में 10 से 30% तक यह ऊर्जा का योगदान देती है, यह ध्यान रखना है। बात मेरी समझ में आ गई है? चलिए देखिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि वसा और तेल का मुख्य अंतर यह है कि वसा 20 अंश सेंटीग्रेड तापक्रम पर ठोस रहती है। यहाँ देखिएगा कि वसा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है। वसा 20 अंश सेंटीग्रेड तक के तापमान पर ठोस अवस्था में होती है। किसमें होती है? ठोस अवस्था में, यानी बहने का गुण नहीं रहता है, ठोस अवस्था में होती है। इसको अंडरलाइन कर लेना, ठोस अवस्था में होती है। तो प्रश्न अगर ये हो जाए कि ऐसे पदार्थ जो 20 अंश सेंटीग्रेड तक के तापमान पर
ठोस अवस्था में होंगे उन्हें वसा कहेंगे, और अगर ये द्रव अवस्था में आ गए तो फिर तो तुम इन्हें तेल कह सकते हो। यानी बच्चों, तेल जो होगा वो 20 डिग्री के तापमान तक द्रव अवस्था में आ जाएगा, लेकिन वसाएं 20 डिग्री के तापक्रम पर वो ठोस अवस्था में रहती हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ बल्कि मैं लिख दे रहा हूं कि तेल 20 अंश सेंटीग्रेड के ताप पर द्रव अवस्था में होती हैं। द्रव अवस्था में देखो, इतना हिसाब से लिखो कि LTGIC का अगर एग्जाम लिखित भी होगा ना बच्चों, तो वहां तुम अच्छे से लिख लो और काम कर लो, बेहतरीन, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट यहाँ लिख देंगे, बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, कि तेल में असंतृप्त वसा होती है। तेल में अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा होती है। तेल में असंतृप्त वसा होती है, जबकि वसा में संतृप्त वसा होती है। यानी संतृप्त हानिकारक भी है सर, संतृप्त वसा, बहुत अच्छा पॉइंट है, होती है। तो तेल में मेरे बच्चों अनसैचुरेटेड फैट होती है, लेकिन तेल में सैचुरेटेड फैट होती है, यह हर बच्चा ध्यान से समझ जाएगा, ठीक है। मजबूती से पढ़ो बच्चों, एकदम नौकरी वोकरी लगे सबकी, ठीक है, तभी सुकून मिलेगा मुझे। बड़ा सुकून है जो दिल से तुम ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला याद रखना। क्या कह रही हैं भाई प्रिंसी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर? जी बिल्कुल, गुड इवनिंग, जल्दी करो। मैं एकदम शुरू से चीजें जीरो से पढ़ाता चलूंगा, जीरो से पढ़ाऊंगा। अब जिम्मेदारी देखो आपकी है कि आप कितना अच्छा कर पाओगे भाई। हम तो आपके साथ हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। क्लासेस कभी कभी डिस्टर्ब हो रही हैं बच्चों, कल घर चले गए थे जिसके कारण। ऊपर वाला भेजो फूलगर नगरी। अच्छा, नोट हो गया है? सब लोग बताएं, नोट कर लिए हैं? ऐसे थोड़ा सा रिप्लाई कर दिया करिए तो। चलो बहुत शानदार। आ जाओ बच्चों, अब मैं आपसे बात करूंगा कि सर वसा का रासायनिक संगठन क्या है। केमिकल कंपोनेंट ऑफ फैट, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन, ध्यान दें क्या बात करूंगा, रासायनिक संगठन। रासायनिक संगठन यानी केमिकल कंपोनेंट्स, क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों से मिल करके हमारी वसाएं बनी हुई हैं, इसी की चर्चा होगी, ठीक है सर। अगर अब बात हम रासायनिक संगठन की करेंगे तो हम सबसे पहले ये कहेंगे कि वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है, पहला अच्छा पॉइंट है।
अच्छा प्रिंसी, तुम मेरे पास पेपर भेज देना तुम, हाँ याद रखना यहाँ। अभी मैं देखूंगा, पेपर भेज देना अभी, ठीक है? अगर अभी हो तो अभी भेज दो। मैं ये कह दूंगा कि सर वसा का रासायनिक नाम, अच्छा क्वेश्चन भी है ये, वसा का रासायनिक नाम क्या है सर? सर ट्राई ग्लिसराइड है। वसा का रासायनिक नाम क्या है सर? ट्राई ग्लिसराइड। अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए। अगर प्रश्न ये बन जाए कि सर वसा का रासायनिक नाम ट्राई ग्लिसराइड है सर, अच्छा ठीक है दीदी, बिल्कुल मैसेज कर देंगे, एकदम मैसेज कर देंगे, ठीक है? क्लास नहीं लेने पर हम मैसेज कर देंगे, ओके? तो मैंने कहा सर वसा का रासायनिक नाम क्या है सर? ट्राइग्लिसराइड है। बच्चों देखिए क्या होगा कि पाचन की स्थिति में या पाचन के बाद वसा टूटकर एक अणु, कितने अणु? सिंगल अणु की बात कर रहा है। एक अणु ग्लिसरॉल में, एक अणु ग्लिसरॉल तथा तीन अणु, ग्लिसरॉल कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ध्यान रखना, एक अणु है, तथा तीन अणु वसीय अम्ल में होता है। तीन अणु वसीय अम्ल में बट जाता है, वसीय अम्ल में बट जाता है। अब इन पर हम क्वेश्चन बना देंगे नया, ठीक है? अच्छा पूछ लिया कि भैया पाचन के बाद वसा में कितने अणु वसीय अम्ल मिलते हैं? हाँ ठीक है, अनु दीदी भेज देना, पेपर मेरे नंबर पर भेज दो, मैं अभी क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है? बट जाता है। तो अभी यहाँ देखो एक मुद्दे पर हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली मुझे पेपर मिला नहीं, चूंकि मैंने कोशिश नहीं किया, ना मैंने किसी से कहा, और व्यस्तता हमारे पास थोड़ा बच्चों बहुत अधिक रहती है, अब क्या ही बताएं। देखिए ध्यान से, इसने कहा कि मास्टर सुनो, जो तुम्हारी वसा है ना, वसा, ये हो गई आपकी वसा। मुझे लग रहा कि कम अच्छा दिख रहा है, ठीक है? इस वसा पे ना सर अगर क्रिया हो जाए पाचन के बाद, ठीक है, तो इस वसा पर प्यारे बच्चों हम क्रिया करा रहे हैं। और यहां मैं ये बात लिख दूंगा कि सर वसा का जब पाचन होता है तो आफ्टर डाइजेशन निकलेगा क्या? आफ्टर डाइजेशन आपको मिलेगा एक अणु ग्लिसरॉल मिलेगा, ये ध्यान रखना कि एक अणु ग्लिसरॉल का मिलेगा, प्लस में बच्चों तीन अणु वसीय अम्ल मिलेगा। तो तीन अणु वसीय अम्ल देखने को मिलता है। तो सर एक अणु ग्लिसरॉल का और तीन अणु वसीय अम्ल का मिलता है, ये ध्यान रखना। अनु दीदी ये नंबर है 93 36 65 64 40, ये व्हाट्सअप नंबर है, भेज देना अभी, ठीक है? अभी क्लास में इसको देखकर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ ध्यान रखें, इसका मतलब ये हो गया कि सर ये हमारे पास जब वसा का रासायनिक संगठन देखा हमने, तो वसाएं हमारी ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल से मिलकर के बनी होती हैं। तो इस स्थिति में इसने कहा कि सर ये जो ग्लिसरॉल है, ये एक अणु ग्लिसरॉल का होता है और तीन अणु वसीय अम्ल से मिलकर एक वसा का निर्माण हो जाता है। हमने कहा चलो ठीक है सर। अब मुद्दा ये हो गया कि सर ये ग्लिसरॉल क्या है? तो हमने कहा ठीक है सर, इस ग्लिसरॉल को हेडिंग में डाल दिया जाए। पहले पूरी भूमिका समझना है, वरना वसा बहुत कठिन लगती है। आप लोग बताते हो कि मास्टर साहब वसा यार बहुत कठिन टॉपिक है, तो हम इसको कठिन से सरल की ओर लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग होना चाहिए। जब देखो छोटी छोटी चीजें बच्चों सब पता हो जाएंगी ना, तो कोई भी कठिन चीज आसान हो जाती है। क्योंकि मुश्किलों में भी मुस्कुरा लेना चाहिए, हौसलों को अपने आजमा लेना चाहिए। चलो आ जाओ। तो देखो ग्लिसरॉल क्या है बच्चों, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है कि ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल है। थोड़ा मेरी क्लास बहुत स्लो होती है, आप सबको पता होगा कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूं, लेकिन चूंकि विद्या की धारा मंद है, आपको तेज पढ़ना रहेगा, तो हमने रिकॉर्डेड भी ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं, आप उससे कर लीजिए, ठीक है? तो मैंने कहा सर ग्लिसरॉल एक प्रकार का एल्कोहल होता है जिसमें 3 कार्बन अणु होते हैं और इसका एल्कोहल मुक्त होकर 3 वसीय अम्लों से जुड़ जाता है, ठीक है? होती है।
इसमें का मतलब होता है ग्लिसरॉल। इसमें 3 हम अभी दिखाएंगे, एक संरचना बना करके हम आपको 3 कार्बन परमाणुओं को भी दिखाएंगे। इसमें 3 कार्बन अणु होते हैं। याद रखेंगे कि इसमें कितने कार्बन अणु होते हैं, तो आंसर करना है कि सर जी इसमें 3 कार्बन के अणु भी होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि इसमें 3 कार्बन के अणु होते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है पॉइंट में कि इसका यानी प्यारे बच्चों इसी ग्लिसरॉल की बात कर रहे हैं। इसका अल्कोहल मुक्त होकर क्या करता है सर, हमारे यहाँ जो फैटी एसिड है उसी से कनेक्ट हो जाता होकर वसीय अम्लों से जुड़ जाता है। वसीय अम्लों से जुड़ जाता है। वसीय अम्लों से जुड़ जाता है। ठीक है, तो भैया इसका अल्कोहल जो है वो मुक्त होकर के किससे कनेक्ट हो रहा है, तो सर ये वसीय अम्लों से जुड़ जा रहा है। ये हर बच्चा ध्यान से समझ जाएगा, याद रखेंगे हर प्यारा बच्चा। और प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना, इसकी उपस्थिति कहाँ देखने को मिलती है, ये कहाँ पाया जाता है, ये ध्यान रखें। तो अगर हम बात करेंगे कि सर इसकी उपस्थिति कहाँ पर है, तो तुम ये बता देना कि सभी खाए जाने वाले वसा युक्त पदार्थ जितने भी हैं, तो सभी खाए जाने वाले वसा युक्त पदार्थों में तो इसकी प्रेजेंस जो है वह आप जो भी खा रहे हैं, जो चीजें वसा युक्त खा रहे हैं, उन सभी पदार्थों में प्यारे बच्चों आपको ये ग्लिसरॉल देखने को मिलता है। जिसमें कार्बन अणुओं की संख्या कितनी देखने को मिलती है सर, तो सर कार्बन अणुओं की संख्या आपको 3 देखने को मिल जाती है। इसकी प्रेजेंस यहीं पर देखने को मिली। अच्छा, अब मुख्य मुद्दे की बात समझो। मुद्दे की बात यह है बच्चों कि ये जो ग्लिसरॉल होते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना कि जितने भी सरल लिपिड होते हैं उन सरल लिपिड में यही प्रेजेंट होती है। हमने क्या कहा कि सर सरल लिपिड में यही प्रेजेंट होती है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर सरल लिपिड में यही वसा उपस्थित होती है। यहां पॉइंट लगा के लिखना कि सर सरल लिपिड में यही वसा उपस्थित होती है। तो सरल लिपिड में मेरे बच्चों यही वसा उपस्थित होती है, यह हर बच्चा ध्यान रखना है। और इसका सामान्य सूत्र आप देखिए, इसकी संरचना में हम अगर बात करेंगे इसके सामान्य सूत्र का, तो क्या इसका सर सामान्य सूत्र है। हमने कहा था कि सर कार्बन परमाणुओं की संख्या इसमें कितनी हो सकती है, तो आपने कहा था अक्सर 3 हो सकती है। आइए जरा ध्यान देते हैं कि क्या इनमें कार्बन अणुओं की संख्या 3 है। देखिए CH2O एक कार्बन अणु देख लिए, कार्बन को कार्बन से कनेक्ट कर दो, सिंगल बॉन्ड CHOH, कितने हो गए, 1 अणु 2 अणु कार्बन के, देख रहे हैं ना। फिर सिंगल बॉन्ड CH2, देख रहे हैं। और फिर चूंकि OH इसका समूह है जो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो सामान्य सूत्र निकल करके आया है बच्चों, ये किसका सामान्य सूत्र है सर, ये ग्लिसरॉल का है। किसका है, ग्लिसरॉल का है। और आपने यही पढ़ा था कि 3 कार्बन अणु होते हैं। देखो कितने हो गए, 1 2 और 3। C का मतलब यहाँ कार्बन है, C का मतलब क्या हो गया सर, कार्बन अणु। ठीक है, ये कार्बन जो है कितने हैं जरा काउंटिंग कर लो, 1 2 और 1 3। तो इसका मतलब यहाँ कार्बन अणुओं की संख्या कितनी देखने को मिल रही है, आंसर आ रहा है कि सर 3 देखने को मिल रही है। ये हर बच्चा ध्यान रखेगा, कार्बन अणुओं की संख्या यहाँ कितनी देखने को मिल रही है, आंसर आया सर यहाँ 3 देखने को मिल रही है। उम्मीद के मुताबिक ये बात यहाँ तक आप सभी को सही समझ में आ गई। ठीक है जी, आ जाइए। अब मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ के बाद ग्लिसरॉल के बाद एक दूसरे कंपोनेंट में जिसका नाम होगा
फैटी एसिड या वसीय अम्ल। बता, इत्मीनान से पढ़ो जब तक ये चीजें आपके पक्ष में ना आ जाएं। देखो किसी चीज को बच्चों रटने से अच्छा है कि मजबूती से आप पढ़ो। लेकिन कहने भर का ये प्यारे बच्चों होम साइंस है, लेकिन वास्तव में ये साइंस है। ये वास्तव में क्या है? ये साइंस है। ये कहने नाम मात्र की होम साइंस, लेकिन वास्तव में ये क्या है गुरु? तो वास्तव में ये साइंस होती है। ये हर बच्चा ध्यान देगा। आ जाओ अब तो वसी अम्ल पर बात करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि बच्चों वसी अम्लों में भी कार्बन श्रृंखला होती है। यही बात मैं यहाँ लिखना चाहता हूं कि सर वसी अम्लों में भी कार्बन श्रृंखला होती है। कार्बन श्रृंखला होती है, परंतु अब चूंकि देखो अल्कोहल की तुलना में ज्यादा होगी, परंतु अल्कोहल की तुलना में यह लंबी, पुस्तक में ये डाल देना कि 4 से लेकर के 22 तक होती है। इसका मतलब है कि इनमें जो कार्बन है वो कम से कम 4 जुड़ सकते हैं, कम से कम 4 कार्बन जुड़ सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसमें 22 जुड़ सकते हैं। ये ध्यान रखना। इसने कहा कि सर इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा कितने जुड़ सकते हैं? सर 22 जुड़ सकते हैं और कम से कम 4। यानी आपसे ये पूछे कि वसी अम्लों में कार्बन अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो हमें ये बात आंसर करना कि सर 4 से लेके 22 तक हो सकती है। ठीक है। अब चूंकि वसी अम्लों में अंतर होता है, इसका कारण कार्बन के साथ हाइड्रोजन परमाणुओं के जुड़ने की स्थिति में अंतर का होना। ये नेट टाइप का क्वेश्चन है। ये नेट टाइप का क्वेश्चन है कि वसी अम्लों से ग्लिसरॉल में जो अंतर है वो क्या अंतर आ सकता है? तो वो अंतर ये आ सकता है कि सर कार्बन के साथ जुड़ सकने वाले हाइड्रोजन अणुओं की संख्या। पहले इतना लिखो तो बताएं। यस बोलो। जिगर बाग के करे जा देके ऊपर वाला भेजा, ओके के ही डरवाई गलना। बच्चों बढ़िया से समझ में आ रहा कि नहीं? थोड़ा टाइट लग रहा होगा, लेकिन उम्मीद है कि ये अच्छे समझ में आएगा। जिंदगी के सभी रास्ते एक थे, सबकी मंजिल तुम्हारे चयन तक रही। अब प्रकाशित हुए पीर के उपनिषद, मन की गोपन कथाएं नयन तक रही। प्राण के पृष्ठ पर प्रीत की अल्पना, मैं उसे ढूंढने स्वर्ग के से ढूंढने। एक लाइन तुम नीचे लिख, आरडीए से एक क्वेश्चन आया था, वो भी फुल फॉर्म का। प्रिंसी पेपर भेजो तो अभी कराएंगे, चिंता ना करो बहन। 10 टू आरडीए थोड़ी क्वेश्चन आई, लोग हवा बनाए हैं बस। अरे अभी हम खड़े हैं, अभी हम पढ़ाऊबा है, तो चिंता ना करा। सत्यन सर रहा है, बस भरोसा बनाए रखो। बस कभी कुछ भी चीजें गलत नहीं होंगी, ठीक है ना? पढ़ाऊंगा कस के, देखना बच्चों ना एग्जैक्ट सारे क्वेश्चन आएंगे। कैल्शियम +2 को क्या पढ़ेंगे? कैल्शियम है दीदी, शुद्ध कैल्शियम आयन है वो। साइंस है, देख लो। होम साइंस वालों के बस का नहीं है मास्टरों का।
और ये बात हम हमेशा आप सभी को बताते भी रहते हैं कि ये +2 है, इसका मतलब ये है आयन है, ये नॉर्मल कैल्शियम है। तो हमारी बातों को तो मजाक में बच्चे लेते थे। कोई दिक्कत नहीं है दीदी, पढ़ क्यों रही हो भाई, चले। हाँ बच्चों अब आ जाओ। तो हमने ये कहा कि बच्चों देखो वसीय अम्ल में और ग्लिसरॉल में जो अंतर है वो केवल इस बात का अंतर है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ कितने अणुओं से जुड़ सकता है। हम जान रहे हैं दीदी, मेरी कॉपी सब करते हैं, मेरे टाइम पे ही क्लास लग जा रही है। खैर जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, हमें तो आप लोगों ने मजबूती दी है तो हम आपके साथ हैं, समझ गए। तो चूंकि जब आप हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग हो हमारे साथ। बच्चों यहां आप हेडिंग डालिएगा वसीय अम्लों के प्रकार, टॉपिक होगा वसीय अम्लों के प्रकार। मुझे तो आप लोगों पर भरोसा है, वसीय अम्लों के प्रकार। एक्चुअली में समस्या ये है ना कि इसीलिए हम अपना सेशन पिछड़ा दिए। अब चूंकि सबको ये बात अच्छे से पता है, ई मास्टर जिस दिन पढ़ाएगा उस दिन बच्चे पढ़ेंगे ठीक से। दूसरी दिक्कत ये है कि लोग ये सोच रहे हैं कि हम पहले से पढ़ा देंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे तो नहीं जाएंगे देखने। लेकिन हमारा बच्चा जो मुझे वॉच करता है, हमें केवल बच्चों पढ़ाना ही नहीं है, चीजों को स्पष्ट करते हुए ले चलना है। जी अच्छा करते हैं दीदा दीदी, अब आप ही लोग कॉपी करवा देते हो। हाँ जी चलो, अब मजबूती से हम आपको सिखाएंगे, इन चीजों को चिंता नहीं करना है, ठीक है बच्चों। देखो वसीय अम्ल दो तरह से, नंबर 1 संतृप्त वसीय अम्ल। संतृप्त वसीय अम्ल, ये जो मैं कर रहा हूं ये कोई नहीं कर पाएगा कॉपी, क्योंकि इसके लिए बच्चों कंटेंट का याद होना बहुत जरूरी है। जी भैया, है ना, ये जो मैं अभी कर रहा हूं इसको, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो संतृप्त वसीय अम्ल हो गया। दूसरा है मेरे बच्चों अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसीय अम्ल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका मतलब हो गया कि सर अपने पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, फर्स्ट इज अ सैचुरेटेड फैट एंड सेकंड इज अ अनसैचुरेटेड फैट। अब मुद्दा इस बात का है कि सर ये जो आपने 2 तरह से अम्लों को बताया, एक आपका ये वसीय अम्ल है सैचुरेटेड है, ये आपका ठीक है सर, और दूसरा मेरे बच्चों आपने ये बताया। हमने कहा 2 तरह से वसीय अम्ल हैं और इन दोनों वसीय अम्लों में से एक एक को हमें बहुत बेहतरीन पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सैचुरेटेड फैट की बात करेंगे, संतृप्त वसीय अम्ल की बात करेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 का नाम डालेंगे सर संतृप्त वसीय अम्ल, संतृप्त वसीय अम्ल, सैचुरेटेड फैट, नाम लिख देते हैं SATURATED, सैचुरेटेड फैटी एसिड, इतना तो लिख ही लोगे आप लोग ना। तो हमारी पहली मुलाकात अब यहीं से आप लोगों के साथ, सर ये सैचुरेटेड वसीय अम्ल जो है इसी से बातचीत हो जाए हम लोगों की। बाघ के करे जद के ऊपर वाला भेजाओ के ही डरवाई फुलगार नगरी, ठीक है बच्चों। तो सैचुरेटेड वसीय अम्ल की हम बात करेंगे। जी भैया, मम्स की बीमारी का पता नहीं किसने, कोई बात नहीं, चूंकि दीदी देखो हर जगह मम्प में, जी मैम की क्लास दोपहर में होती है स्नेहलता दीदी, ठीक है चलो।
तो भैया मैं इसकी परिभाषा कहूंगा, क्या मैं ये कह दूं बच्चों क्या कि देखो सैचुरेटेड संतृप्त का पहले सरल अर्थ समझ लो, पहले इसे समझ लो, जरूरी नहीं है कि पहले खूब लिखेंगे, पहले इसका एक नॉर्मल रूप समझ लो, ठीक है, क्योंकि अगली क्लास का भी टाइम होगा, छेड़ेंगे ज्यादा नहीं। तो जो देखो संतृप्त का मतलब होता है कि जब भी हमारे यहाँ कार्बन और कार्बन, पहले इसे समझ लो, बस इतनी हेडिंग डाल देना, इसके आगे से कल पढ़ाएंगे, ठीक है जी जी। बच्चों ये है कार्बन, इसने कहा मास्टर यार देखो क्या है कि सैचुरेटेड फैट जो होते हैं वो बच्चों सरलता को व्यक्त करते हैं। पहले ऐसे सुन लो, संतृप्त का मतलब सा से संतृप्त, सा से सरलता। हमने कहा ठीक, तो सैचुरेटेड जो है वो सरलता को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने मान लिया कि सर ये सरलता को मान रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसने कहा कि सर सरल वही हो सकते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध बंधा हो। जैसे ई मान लो कि ये एक ठो आदमी है, ये एक आदमी है सर, क्यों चल नहीं रहा भाई, ये मच्छर बैठ गया क्या? मैंने कहा सर ये एक आदमी है, ये एक आदमी है और इसे सर एक रस्सी से ऐसे बांध दिया गया है, तो बताओ कि इसकी रस्सी कमजोर है कि मजबूत? आंसर आएगा कि गुरुजी रस्सी तो इसकी कमजोर है। हमने कहा हाँ ये बात तो एकदम परम सत्य हो गई। आदमी सरलता से बंधा हुआ है, टूट सकता है, लेकिन अगर इनके रस्सियों की संख्या हम 2 कर देंगे तो अब आदमी मजबूत हो गया। अब इसका मतलब हो गया कि ये रिप्रेजेंट करेगा अनसैचुरेटेड फैट को, क्योंकि जब कार्बन और कार्बन के मध्य में द्विबंध हो जाएंगे, इसका मतलब है कि कार्बन अब जो है जल्दी से अलग नहीं होंगे। बोले सर कार्बन कैसे नहीं अलग होंगे? हमने अभी शुरू में पढ़ाया था, जो हमारे वसीय अम्ल होते हैं बच्चों ना, जो हमारे वसीय अम्ल होते हैं उसमें होता क्या है कि एक अणु ग्लिसरॉल का होता है और 3 अणु वसीय अम्ल का होता है। ग्लिसरॉल में आपने देखा था कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 थी। अब किसी भी वसा का निर्माण बिना ग्लिसरॉल के हो नहीं सकता। अब लेकिन अगर उसमें ग्लिसरॉल कार्बन से कस के बंधे हुए हैं तो जटिल वसा के रूप में आएंगी। तो सरल वसाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए सामान्य शब्दों में हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन और कार्बन के अणुओं की संख्या जो है पूरी रहे और उसके मध्य में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक बंध प्रेजेंट हो, तो ऐसे को हम प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या? संतृप्त वसा बोलते हैं। ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना कि वसीय अम्ल सामान्य ठोस अवस्था में सामान्य तापक्रम पर यानी 20 अंश सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में रहते हैं, और संतृप्त अम्ल जो प्रमुख रहेंगे उनकी चर्चा भी करेंगे। जैसे ब्यूटेरिक एसिड अगर आप देखोगे तो इसने कहा कि सर कार्बन और हाइड्रोजन, इनसे जो हाइड्रोजन जुड़ सकेगा, क्योंकि इनको अलग होना रहता है ना टूट करके, तो वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। और जब भी हमारे अनसैचुरेटेड फैट आएंगे वो डबल बॉन्ड से होकर के ही कनेक्टेड रहते हैं। ये बात हर बच्चा ध्यान देगा। तो जब सर ये दोहरे बंध से जुड़े हों, जब ये दोहरे बंध से जुड़े हों तो मेरे भाई ये हर बच्चा ध्यान रखना, जब दोहरे बंध से ये जुड़े होते हैं तो ये अनसैचुरेटेड को रिप्रेजेंट करते हैं, और जब ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो सैचुरेटेड। इतनी बात याद रखे रहना। तो कल मैं एक एक अणुओं की श्रृंखला भी बना दूंगा, चीजें ठीक कर दूंगा, ठीक है। अभी आप एंजॉय करो, 9 बजे यूट्यूब पे आ जाओ सब लोग। ओके, थैंक यू।